बन सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, एक चुनौती या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए के समक्ष या लागू करने के लिए भारत सरकार के समक्ष चुनौतियां, ठीक, किसी भी रूप में जोड़ करके इसको पूछ सकता है कि कृषि एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, समस्या और समाधान, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको उसको तैयार करना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको अगर 5-10 मिनट दें इस टॉपिक को, इकोनॉमिक्स अपन पढ़े हुए भी हैं और जान भी रहे होंगे और बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, प्री में भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो जैसे एमएसपी की बात करते हैं, मैं ऐसे का एक टॉपिक बता रहा हूं आपको, है ना, और ऐसे का ये जो टॉपिक है, जैसे अपन एक ऐसे मैंने आपको शिक्षा के ऊपर बताया था, एक ऐसे ऐसे आपका एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार के समक्ष चुनौतियां, है ना, चुनौतियां एवं समाधान, ठीक। ये एक ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आज मैं द हिंदू पढ़ रहा था तो मुझे काफी लगा कि ये टॉपिक और बहुत रेलेवेंट भी है ना, अभी के सिनारियो में, तो इसलिए पढ़ना चाहिए इसको। अच्छा बताएं अपने विचार, बिलासपुर वाले ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, कि एमएसपी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और लागू होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर इसके सामने चुनौती आप देखते हो तो क्या क्या चुनौती देखते हो, कुछ भी बोलो ना, मैं ऑथेंटिक चीजें मैं बताऊंगा। किसी कोई बिलासपुर से कोई कुछ बोलना चाहेगा? बेटा माइक में बोलना, माइक में बोलना। सर चुनौती की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर इसमें चुनौती ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट होते हैं, इसके तहत ऐसा होता है कि जो भी कंट्री व्यापार करती है, ट्रेड करती है, तो ट्रेड करती है तो ऐसा है कि जो ट्रेडिंग का जो भी व्यापार है इस तरीके से सुचारू रूप से मतलब जो भी तरीके से चले, और ऐसा ना हो कि कोई देश है तो ज्यादा मतलब इस चीज में मतलब आगे बढ़े। जैसे कि हमारे यहाँ अगर हम कंट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो जैसे कि कोई भी फसल होता है तो बहुत ज्यादा अगर उत्पादन हो जाता है, तो इससे ये होता है कि मतलब कि अगर वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग काफी सस्ते दामों में उसको मतलब उपलब्ध करते हैं, जिससे कि इंडिया काफी मतलब आगे, और बाकी जितने भी कंट्री है वो लोग इस चीज को मतलब मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनका ट्रेड लेवल काफी डाउन हो जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वजह से सर मतलब कि इंडिया में चीज मतलब कि लागू नहीं किया जा सकता है बेसिक, केवल डब्ल्यूटीओ रीजन है इसमें? सर वही मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ था सर, एक मैं एग्रीमेंट का नाम मतलब कि पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ यार, अभी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। हाँ। तो सर बहुत ज्यादा ये हम्म, हम्म, हम्म। बहुत सारे इसके मतलब, अच्छा एमएसपी तो सब जानते हो आप लोग, एमएसपी सब जानते हो ना आप लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो पहले जैसे अगर हम एमएसपी की ही बात करें, केवल एमएसपी की बात करें, तो एमएसपी की शुरुआत होती है आपका 1965 1966, 65-66, ठीक। 1965-66 से जब एमएसपी की शुरुआत हुई, है ना, तो
65-66 में क्या किया जाता था एमएसपी को लेकर के कि ये 1965 में ही क्यों शुरू हुई, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत में अकाल पड़ा था और अनाज की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही थी कि हम फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दें और इसलिए सरकार ने तय कर लिया था, क्योंकि अमेरिका को हमने देख लिया था 1958 में कि अमेरिका ने किस तरीके से अपने देश में फसलों की पैदावार को बढ़ाया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो हम भी ये ट्राई कर रहे थे उस समय, भारत के कृषि वैज्ञानिक थे आपका एमएस स्वामीनाथन, उनके प्रयासों के माध्यम से हम भी ये सोच रहे थे कि भारत में भी हमको हरित क्रांति लाना है और जब हरित क्रांति लाना है तो हरित क्रांति को लाने के लिए जब फसल की पैदावार बढ़ेगी तो किसान उसको कहाँ रखेगा, क्या करेगा, किसान को सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो उसी में सरकार ने कहा था कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा एमएसपी, जिस पर सरकार जो है खरीद लेगी। तो एमएसपी बेसिकली क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब किसानों को समर्थन देने के लिए, सहायता करने के लिए, उनके उत्पाद खराब ना हो उसको खरीदने के लिए सरकार ने जो तय किया वो एमएसपी। अब एमएसपी 1965-66 में बना। 1980 में एक संस्था बनती है जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP है ना, कृषि उत्पाद लागत आयोग है ना, मूल्यम लागत पर आधारित आयोग बोलते हैं। CACP क्या होगा, ये CACP जो है 1980 में स्टैब्लिश हुई, ये सजेस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, कि एमएसपी कितना होना चाहिए। तो याद रखें एमएसपी डिक्लेयर तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन सजेशन किसका होता है, आपका CACP का। CACP तय करती है, जो उत्पाद होते हैं उसकी कीमत तय करती है और उसके आधार पर एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी ये सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव, मतलब केवल कार्यकारी प्रस्ताव से ये प्रारंभ हो गया था, बाय ए प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट, मतलब इसका कोई लीगल बेस नहीं है। सरकार अपनी नैतिक बाध्यता के तहत, संविधान का अनुच्छेद 48 जो है उसके अंतर्गत अपनी नैतिक बाध्यता के तहत सरकार जो है ऐसा करती है एमएसपी। अगर उस जमाने में एमएसपी को लागू करने के लिए कहा जाता कि एमएसपी को लीगल बेस दे दिया जाए तो उस समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं कि 1995 में 1995 में WTO की स्थापना हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पढ़े ना आप लोग। WTO की पूर्ववर्ती संस्था क्या थी, गैट है ना, गैट पढ़े हो 1944, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपके पेपर 7 के पार्ट 2 से भी जुड़ता है, हो सकता है इससे पूछ। WTO के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र होंगे, WTO की स्थापना ही इसलिए हुई ताकि पूरे विश्व में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। फ्री ट्रेड का मतलब टैक्स फ्री ट्रेड नहीं है, मतलब जिसके में क्वालिटी हो वो आगे निकले, गलत तरीकों का पालन करके नहीं। मेरी बात समझ पा रहे? तो WTO की स्थापना हुई। WTO की धारा 12 सेक्शन 12 जो है, इसके सारे सदस्य राष्ट्रों को एक लेवल से ज्यादा अपने देश की चीजों को सस्ता करने से रोकता है और उस लेवल को बोलते हैं डेमिनिस लेवल। ये नाम ही इसका, डेमिनिस लेवल या डेमिनिस रूल। मेरी बात समझना बेटा, देखो क्या है, जैसे व्यापार आप चाहते हो कि सबको समान मौका मिले, समझ मेरी बात को। जैसे यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं कि सब एक जैसे पढ़ाई करें, तो एक जैसे पढ़ाई करें तो या सबको समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, तो सबको एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, सबको एक जैसा क्लास में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे अगर कमजोर होंगे पढ़ने में तो ये अलाउ हो सकता है कि चलो यार 10% जो सिलेबस है वो पर्सनली भी पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, जब भी लगे बेटे आप लोग मुझसे पढ़ लो। ये लेवल दिया जाता है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ देश है तो थोड़ा बहुत अपने यहाँ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मान लो कि अगर किसी एक को ज्यादा सपोर्ट किया जाने लगा, क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं आप, स्कूल कॉलेज में देखोगे जिस
क्लास टीचर के पास अगर इस कोचिंग मतलब ट्यूशन जाते होगे तो होम एग्जामिनेशन में तो अपना ही बल्ले बल्ले, अरे फेल हो ही नहीं सकते गणित में। क्लास टीचर के पास जाते ही थे। ये चीजें जब आप किसी को हद से ज्यादा सपोर्ट देते हो तो उसको आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलते हैं, बाकी लोगों के अवसर कम होते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में, विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसलिए डब्ल्यूटीओ एक डेमिनिस लेवल तय करता है। डेमिनिस लेवल क्या है कि डेमिनिस लेवल मतलब किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जो उत्पादन होगा उसकी जो पूरी कॉस्टिंग होगी उसके एक लेवल तक वो छूट दे सकती है, एक लेवल तक पैसे का सपोर्ट दे सकती है सरकार, जो उससे ज्यादा नहीं दे सकती। नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई सामान, मतलब जैसे चावल के उत्पादन में 100 रुपया खर्चा आता है और सरकार ने बोला कि किसानों को कोई टेंशन नहीं लेना है, 90% सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान के लिए तो चीज एकदम सस्ती हो गई कि नहीं होगी? तो जब किसान के लिए सस्ती हो गई, 10 रुपया में हो रहा है, मतलब 100 रुपया लगना ही नहीं है, 10 रुपए में तो 11 में बेच देगा। तो जब हमारे यहाँ चीजें सस्ती होंगी क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है, तो बाकी देश के लोग हमारे यहाँ से ही खरीदेंगे। नहीं, एक्सपोर्ट किसका बढ़ जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। तो ये तो फेयर नहीं हुआ ना। तो डब्ल्यूटीओ क्या करती है, हर देश के लिए एक डेमिनिस लेवल तय करती है कि आप इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकते, इतनी मात्रा ज्यादा सपोर्ट नहीं। जैसे अगर कोई डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड, और अगर कोई डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में 10% और डेवलप्ड नेशन में 5%। मतलब जैसे अमेरिका, और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एग्रीकल्चर की बात, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात कर रहा हूं। डब्ल्यूटीओ कहता है कि कोई भी देश एग्रीकल्चर में, और डब्ल्यूटीओ के साथ ही जो सदस्य देश हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको जो बोल रहे थे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो सेक्शन 12 के तहत हुआ, इसमें कहा गया है कि एक सरकार अपने देश के किसानों को या कृषि के क्षेत्र में मैक्सिमम 10% का ही सपोर्ट दे सकती है। इंडिया 10% क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, अमेरिका अगर चाहेगा तो 5% से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन। और ये 10% किसका? टोटल उत्पादन लागत का। जैसे मान लेते हैं चावल के उत्पादन में अगर 100 रुपया खर्चा आता है तो 100 रुपए का 10 रुपया ही सब्सिडी दे सकती है, मतलब सरकार सपोर्ट कर सकती है, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हो? ये चीज है। अगर मान लेते हैं कि हम इस डेमिनिस लेवल को ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, अगर हम तोड़ देते हैं डेमिनिस लेवल को, तो तोड़ने से डब्ल्यूटीओ हमारे ऊपर वैधानिक कार्यवाही कर सकता है, कानूनी कार्यवाही कर सकता है। सही बात। और आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर 2019-20 में 46.13 बिलियन ये कॉस्टिंग आई थी, मतलब जो हमारे देश में चावल और गेहूं केवल, ठीक, कि उत्पादन की जो लागत थी, कम लग रहा है ना, इतना ही पैसा लगेगा, कम लग रहा होगा, नहीं तुम लोग को तो भी ज्यादा लग, 46 रुपए भी ज्यादा लगेगा। ये 46 बिलियन है, यूएस बिलियन डॉलर, पूरे देश की बात कर रहे हैं। 46.13 बिलियन, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो सपोर्ट दिया था वो 6.13 यूएस बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया, मतलब सब्सिडी इतना दिया सरकार ने। अब देखो जब इतना दिया, 46 का 10% कितना, 4.6, कितना दे दिया? 6.3, 6.13, यानी ये लगभग 13% के आसपास है। ब्रीच किया ना, तो केंद्र सरकार को बताना पड़ा डब्ल्यूटीओ को कि कोविड की वजह से हमको ऐसा करना पड़ा, तो रिलैक्सेशन दिया। समझ आया? ये है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये भी कब? आपको ये पता है कि एमएसपी जो है वो 23 एग्री प्रोडक्ट्स पर दिए जाते हैं, 23 उत्पादों पर दिए जाते हैं, लेकिन 23 में 23 की खरीदी नहीं होती। 23 में 23 की सबसे ज्यादा या 98% खरीदी केवल चावल और गेहूं की है, ठीक है, केवल चावल और गेहूं की। एमएसपी में गन्ना नहीं आता, गन्ना एफआरपी में आता है, ठीक है ना, एमएसपी से प्रोटेक्टेड नहीं है वो। तो एमएसपी में 23 एग्री प्रोडक्ट्स है, और अभी सरकार क्या कर रही है, केवल 2 ही प्रोडक्ट को ले रही है,
जब 2 ही प्रोडक्ट को ले रही है तब जाकर के ये स्थिति। अब सोचो 23 के 23 को खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि जब कानूनी बाध्यता होगी, जब कानून बनेगा तो सरकार सारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य होगी। लीगल हो गया ना, मैंडेटरी हो गया, गवर्नमेंट हैज टू परचेज, उसको खरीदना पड़ेगा। और जब सरकार को खरीदना पड़ेगा, सोचो सबसे बड़ी समस्या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा। भाई 2 को तो कर रहे हैं तो 13% क्रॉस हो रहा है, और इसके बाद 21 को और जोड़ो। हा? उस मात्रा में नहीं बढ़ेगा ना, अभी तो 2 में ही ज्यादा हो जा रहा है। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा, डब्ल्यूटीओ वैधानिक कार्यवाही कर सकता है भारत के ऊपर। सही बात। दूसरी चीज इसमें खास बात यह है कि एक तो ये हो गया कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होगा, दूसरा चीज सोचो इसमें कि रखेंगे कहां प्रोक्योरमेंट। मतलब इसको बोलना चाहिए जो लॉजिस्टिक्स की जो समस्या आएगी, कैसे करेंगे, कहां रखेगी सरकार? केवल चावल गेहूं तो नहीं रख पा रहे अभी। एफसीआई की स्थापना इसीलिए की गई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राज्य सरकारें स्टेट वेयर हाउस रखती हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, रख रखाव की समस्या आएगी उसमें, समझे मेरी बात? इसके बाद जब सरकार सारी चीजों को खरीदने लगेगी तो करेगी भी क्या सरकार बाकी चीजों को? भाई गवर्नमेंट अगर खरीदेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बताओ मेरे को। 2 काम कर सकती है, 3 काम कर सकती है। एक, जनता को फ्री में बांट सकती है, पीडीएस सिस्टम, ठीक। एक, बफर स्टॉक रखती है, बफर स्टॉक की भाई कोई अकस्मात परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति, उसके लिए बफर स्टॉक रखती है। और तीसरा क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी। तो इसका दूसरा पहलू समझो ना, सस्ता अनाज जो देश में बना उसको सरकार ने खरीदा और एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 ही काम करेगी सरकार, बनिया बनकर के बेचेगी नहीं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तो सरकार क्या करेगी, एक्सपोर्ट। अब मान लो हमारे देश की जो खाद्य सुरक्षा है या खाद्यान्न के हिसाब से हमको अगर मान लो कि 220 मिलियन टन इतना रहे तो हमारे देश का खाना पीना चल जाएगा, ठीक है, हम खाद्य सुरक्षा में। मान लो 220 मिलियन टन जो है उसको छोड़ करके, मतलब उस उतने के बाद या हम एक्सपोर्ट कर देते, क्योंकि सारी चीजें तो बिक रही है सरकार के पास में, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार फिर क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। इंपोर्ट करेगी तो महंगा होगा, यानी घर में सस्ता उगा करके हम दूसरे देश भेजेंगे, और दूसरे देश से क्या लाएंगे फिर हम, महंगी चीज, अनाज महंगा हो। नहीं समझ रहे? ये एमएसपी एमएसपी चिल्ला रहे हैं, लेकिन एमएसपी के पीछे की ये सब व्यवहारिक समस्या है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ जो है वो कोई भी देश अगर वो देना चाहता है, छूट देना चाहता है, तो अलग अलग प्रकार के बॉक्स बनाए हैं उसने। जैसे आप पढ़े होंगे, डब्ल्यूटीओ जब पढ़े होंगे इसमें, तो ब्लू बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स होता है, नहीं पढ़े हो? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अंबर बॉक्स होता है ये। डब्ल्यूटीओ ये ही सबसे बड़ी चीज है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी देश किसी भी चीज का जो व्यापार करेगा, तो व्यापार करने के लिए अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स। एम्बर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ही है। ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ग्रीन बोले तो ऐसी चीजों का व्यापार जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट रिलेटेड हो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर भी उसी का पार्ट है, सही बात। ब्लू बॉक्स में बाकी सब चीजें आती हैं जो किससे जुड़े हो, आपका खनन, जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम डीजल थोड़ा नीला रहता है ना, ब्लू बॉक्स। और बाकी चीजें जो बची वो एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया, ब्लू बॉक्स आपका पेट्रोलियम रिलेटेड हो गया, मिनरल्स रिलेटेड हो गया, और बाकी सब चीज किस में आ जाएंगे, आपका एम्बर बॉक्स। और ये 3 बॉक्स इसलिए बनाए गए हैं, और ये तीनों बॉक्स बना करके ये कहता है कि हर देश डेमिनिस लेवल, मतलब तीनों बॉक्स की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मिनरल्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो, या आपका जो एम्बर बॉक्स है
कोई भी चीज का अगर वो व्यापार कर रहा है तो ओवरऑल मिला करके तीनों बॉक्स को मिला करके डिमिनिश लेवल 10%, मतलब हर क्षेत्र को मिला करके 10% से ज्यादा छूट नहीं दे सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल एग्रीकल्चर नहीं, तीनों बॉक्स को मिला करके। समझ में आया? ये चीजें हैं, यहां से आपका ये चीजें आती हैं, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स। ये पूछता है, प्री में पूछता है सब, मेन से भी पूछ सकता है, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये सब क्या है। वहां से जोड़ा ना भाई, तुम लोग को यहाँ डाइवर्ट कर, शुरू में ही बोलता कि वो सब चीज जान में नहीं कर रहे थे। समझे ना? डिमिनिश लेवल जो होगा ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये भी कहता है कि डिमिनिश लेवल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 10% किसका? ओवरऑल सारी चीजों का, मतलब टोटल सपोर्ट मिलाकर के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। डिमिनिश लेवल क्यों डिसाइड करते हैं भाई? इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि अगर सरकार ज्यादा सपोर्ट करने लगी, शुरुआत में वही तो एग्जांपल दिया मैंने, एक्सपोर्ट होगा हमको तो फायदा है, लेकिन हमारा फायदा होगा ना, हमारे देश का फायदा होगा। भाई अगर मान लो किसी को व्यक्तिगत पढ़ाया जा रहा है तो उसका फायदा होगा, उसको क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तो बाकी को होगा ना। डब्ल्यूटीओ अभी इंडिया का एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ने लगेगा तो चाइना को आग नहीं लगेगी? चाइना का कॉस्टिंग कम होता, तो यही तो फिर नहीं रहेगा भाई। तो फिर आप कंपेयर कर पाओगे अमेरिका से? बताओ ना मेरे को। अगर मान लो कि अगर ये रूलिंग ना रहे, 5% ज्यादा अमेरिका सपोर्ट नहीं दे सकता अपने नागरिकों को चाह करके, तो कैसे होगा बताओ तो मेरे को। और जो चाइना बोल रहे हो ना, चाइना, चाइना में लेबर कॉस्ट सबसे कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम पाया जाता है। समझ में आया? जहां पर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जहां पर कम होगा, वहां चीजें अपरूपी क्या होंगी? सस्ती होंगी। और इसका एक और कारण है, चाइना जो है हाईली पॉपुलेटेड नेशन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा मांग, तो विश्व का 1/3 मांग तो उसके खुद के देश में होता है। जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो तो बचने के बाद चीजों को बेच देता है, सबसे ज्यादा डिमांड तो उसी के यहाँ पर है। चाइनीज लोग दूसरे देश का कोई समझ, इवन गूगल को तो यूज नहीं करते, वो गूगल बैन है चाइना में, यूट्यूब बैन है, सब उनका अपना चलता है। समझ रहे मेरी बात को? तो उनके यहाँ पर जब खुद बन रहा है, खुद की लागत है, इसलिए वहां पर क्या होता है? कॉस्टिंग कम होता है। कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, हर चीज वहां पर है, लेबर कॉस्ट कम है। तो अगर कोई अपने लेबर कॉस्ट को घटाए तो उससे क्या दिक्कत है, लेकिन अगर सरकार अलग से सपोर्ट दे, जबरदस्ती किसी चीज को सस्ता करे, तो गलत है ना। नहीं समझे मेरी बात? भाई आप किसान हो, 100 की जगह आपको 10 रुपया कॉस्टिंग आया, तो आप तो 11 में बेच दोगे ना। नहीं समझ रहे? लेकिन अगर वही पूरा 100 रुपया या 90 रुपया आपको पड़े, तो 90 रुपया पड़े तो आप 95 में, 91 में ऐसे तो बेचोगे। समझ में आया? ये है इसका समाधान। अच्छा एक चीज और छूटा है इसमें, देखो। अब जैसे कोई भी का उत्पादन लागत, जैसे ये है ना अपना CACP, ये उत्पादन लागत तय करती है। जैसे चावल है तो चावल का उत्पादन लागत, जैसे मैंने 100 रुपया बोला, तो ये तय करती है CACP, ये उत्पादन लागत इतना है, और उसी का 10% से ज्यादा अपन नहीं दे सकते, है ना। लेकिन ये मूल्य कब का लेती है बताओ? जो रेफरेंस प्राइस है, एस्टिमेटेड रेफरेंस प्राइस बोला जाता है, ERP, ये अभी हमारे देश में चल रहा है 1986-87 का, तब वो 46 पहुंचा है। समझ में आया? अभी 2021 का ले लेता है तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए जो रेफरेंस ERP जो लिया जाता है, एस्टिमेटेड रेफरेंस प्राइस, वो 1986-87 का है। अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ। समझ रहे हैं? और इसी के बेस पर वो डिमिनिश लेवल जो है वो तय होता है। तो ये इसके लिए ना मतलब समाधान जो है, अगर लागू करना ही चाहिए। अच्छा ये तो हो गए चुनौतियां क्या है लागू करने, लागू करने से लाभ क्या है? तो लाभ सीधा सीधा दिखता है कि भाई किसानों को
किसान क्या हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे, ठीक, कि उनको उनका सामान या उनके जो एग्री प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी प्रोड्यूस होंगे, वो बिक जाएंगे, सरकार उनको खरीद लेगी। तो किसानों को क्या मिलेगा, आपका वित्तीय सुरक्षा मिलेगा, है ना, उत्पादन की सुरक्षा मिलेगा, व्यापार की सुरक्षा मिलेगा। किसान जो आज परेशान रहता है कि भाई कल क्या होगा, मैं मान लो कि आज मैंने कोई सामान बनाया या मैंने कोई एग्री प्रोडक्ट या धान को उगाया, है ना, गेहूं को उगाया, और आज जिस परिस्थिति में उगा रहा हूं, अगर कल को मान लो कि वो परिस्थिति ना रही, है ना, धान की कीमत गिर गई या धान खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे को सही कीमत मिलेगी कि नहीं? तो किसानों को इससे क्या मिलेगी, एक प्रकार का आश्वासन मिलेगा, स्थायित्व मिलेगा किसानों, है ना। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, मतलब अगर इस तरीके से मिलेगा तो सरकार के समक्ष तो समस्या ही समस्या है। सरकार कानूनी रूप से बाध्य है खरीदने, भंडारण की समस्या आएगी, हा? ये तमाम प्रकार की समस्या आएगी। अब इसमें अगर सरकार लागू ही करना चाहती है तो बहुसंख्यक बहुमत को देखते हुए इसको लागू किया भी जा सकता है, लेकिन इसको लागू करने के पहले बहुत सारी तैयारियों को करने की आवश्यकता है। एफसीआई जैसी और संस्थाएं बढ़ानी होंगी, ठीक, अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए उनके भंडारण के लिए स्थान तय करने होंगे, ठीक है, मतलब जो पारदर्शिता है, जो खरीदी बिक्री में जो पारदर्शिता है उसको तय करना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ को नियंत्रित करने के लिए, डब्ल्यूटीओ के साथ जो रिश्ते हैं उसको सामान्य बनाए रखने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये चेंज नहीं होगा तो ये ईयर संशोधन हो जाएगा तो भी क्या पगली, तो 10% ज्यादा नहीं दे सकते ना, ये नहीं। यहां पर एक चीज अपन संशोधन ये कर सकते हैं कि ये जो अभी जो 10% का लेवल जो डब्ल्यूटीओ ने रखा है वो किस पर है, आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस पर है, उत्पादन लागत में जो आता है उसका 10%। तो सरकार एक तो कर सकती है कि जो सपोर्ट दे रही है वो प्रोडक्शन बेस्ड सपोर्ट ना दे करके इनकम बेस्ड सपोर्ट दे देना चाहिए। आज सरकार क्या कर रही है, चावल खरीद रही है 2500 में, खरीद लेना, ये प्रोडक्शन बेस्ड सपोर्ट है। चावल का लागत इतना आ रहा है तो सरकार ने एस्टिमेट करके बोला कि 2500 रुपए क्विंटल जो है खरीद लेंगे, प्रोडक्शन सपोर्ट। यहीं पर सरकार क्या करे, जैसे हमारे राजीव गांधी न्याय योजना चल रहा है, इसको आप एक उदाहरण के तौर पर इसमें जोड़ सकते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड सपोर्ट को हटाकर सरकार इनकम बेस्ड सपोर्ट दे दे, कि ओवरऑल एस्टिमेट किया जाए कि एक किसान को कितना लाभ होता है, उसको मिलाकर के उसके इनकम में दिया जाए, उसको उसके जमीन के आधार पर। मतलब प्रोडक्शन बेस्ड सपोर्ट की जगह पर इनकम बेस्ड सपोर्ट अगर दिया जाएगा तो डब्ल्यूटीओ से जो परेशानी आ रही है वो नहीं होगी, एक बात। दूसरा, एक और काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि 10% का जो डिमिनिश लेवल है प्रोडक्शन बेस्ड सपोर्ट दे, और उसके ऊपर अगर कुछ सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है तो इनकम बेस्ड दे। जैसे अभी हो रहा है, मान लो सरकार ने 25 रुपए में समर्थन मूल्य दे दिया, खरीद लिया अपन, सरकार ने खरीद लिया, ये प्रोडक्शन सपोर्ट हो गया, मान लो ये 10% है, इसके ऊपर और देना है तो दे दो किसान को 6000 रुपया सालाना। नहीं समझे मेरी बात, इनकम बढ़ा दो उसकी। ये तमाम कार्यों को करके बेहतर किया जा सकता है एमएसपी। तो ऐसे दिमाग में आया तो मैं सोचा आप लोगों से चर्चा करूं, कुछ समझ बनी इसको लेकर के, जो सोच रहे थे जिस दिशा में सोच रहे थे उससे थोड़ा अलग दिशा मिला सोचने का। ईआरपी एस्टिमेटेड रेफरेंस प्राइस, उत्पादन लागत को निकालने के लिए ईआरपी का प्रयोग किया गया। मतलब हाँ बोल सकते हैं वैसा, जैसे उधर राष्ट्रीय आय वगैरह निकालने में आधार वर्ष सकते हैं, वैसे इसको भी आधार वर्ष ले सकते हैं, बोला नहीं जाता आधार वर्ष, है ना, ठीक, कुछ मन में है, वही इनकम बेस्ड सपोर्ट हो गया वो तो। हाँ, वो इनकम बेस्ड सपोर्ट है, जितना भी बोनस दे रहा है, ठीक है। तो लिख लोगे एक ऐसे इसके ऊपर में, हाँ लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अब देखो, अगर आपसे मान लो डब्ल्यूटीओ लिखने के लिए बोल दे और अगर आप इन सब चीजों को नहीं जोड़ोगे
तो कोई मतलब नहीं है ना। WTO और भारत का जो संबंध उसको जब तक आप नहीं जोड़ोगे तो लिखते बनेगा। ट्राई करेंगे तो मन में करते होगे ट्राई, एकमात्र वही है जो लिख करके ले आकर के दिखाता है। बाकी तुम लोग तो सब यहाँ जाने के बाद सब ट्राई करेंगे, तो ट्राई करते ही रह जाते हो, परिणाम कभी नहीं आता। चलो बताओ कहाँ तक पढ़े थे उसको। तकनीकी शिक्षा हो गई मतलब। हाँ चलो, तकनीकी शिक्षा के बाद अगला हम शुरू करते हैं व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन। देखो तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा बेसिकली है क्या, नाम से स्पष्ट है, ऐसी शिक्षा जो व्यवसाय से जुड़ी हो, ठीक, या व्यवसाय रोजगार प्राप्त करने में सहयोग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यावसायिक शिक्षा। सही बात। तो याद रखें व्यावसायिक शिक्षा क्या है। व्यावसायिक शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यवसाय परक हो। ठीक है। द वोकेशनल एजुकेशन मीन्स, द वोकेशनल एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन विच हैविंग द एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, जिससे व्यवसाय प्राप्त करने में आसानी हो, उसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। याद रखें जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा यह व्यवसाय चुनने एवं व्यवसाय प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, इट मेक्स एफिशिएंट द स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बीइंग कैपेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो व्यवसाय चुनने और व्यवसाय प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है। देखें जो व्यावसायिक शिक्षा है भारत में, व्यावसायिक शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, MSDE बोलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, द वोकेशनल एजुकेशन इज डायरेक्टेड बाय MSDE with help of Department of Training and Education। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, समझ में आया। ठीक, ये इसके द्वारा, जैसे बाकी शिक्षा किसके तहत चल रही थी, आपका MHRD, आप शिक्षा मंत्रालय, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। MSDE कौशल विकास मंत्रालय है ना, MSDE कौशल विकास मंत्रालय। तो ये जो है आपका इसके द्वारा संचालित होती है। समझ में आ रहा है। देख
तो ये व्यावसायिक शिक्षा है जो इसके द्वारा संचालित होगी। याद रखें, व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करने के लिए एनसीवीटी की स्थापना की गई है। जैसे आपका जो एकेडमिक एजुकेशन होता था उसके लिए यूजीसी थी, जो टेक्निकल एजुकेशन था उसके लिए एआईसीटी, उसी तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो संस्था है वो है आपका एनसीवीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद हिंदी में बोलेंगे, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करने के एनसीवीटी की स्थापना की गई है और यही क्या करती है, आपका कंट्रोल करती है पूरी व्यावसायिक शिक्षा को। ठीक, ध्यान देंगे बेटा, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। भाई जब कोई स्किल आएगा तो आपको व्यवसाय मिलेगा, यानी स्किल डेवलपमेंट करना भी व्यावसायिक शिक्षा का ही हिस्सा है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अंतर संबंधित है, ठीक है। द वोकेशनल एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट आर क्लोजली एसोसिएटेड, दोनों अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखो बेटा क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो एनसीवीटी, ठीक, और कौशल विकास को प्रदान करने के लिए मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए जो संस्था है वो है आपका एमएसडीए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एनएसडीए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना, ये संस्था है। एनसीवीटी ये आपके सिलेबस में अलग से भी पढ़ना है। एनसीवीटी ये स्थापित हुई थी 1956 में, 1956, और जो एनएसडीए है ये स्थापित हुआ था 2015 में, 2015। एनसीवीटी व्यावसायिक शिक्षा देने वाली सर्वोच्च संस्था है, 1956 में स्थापित हुई थी। एनएसडीए 2015 में स्थापित हुआ। तो मैं बता क्यों रहा हूं, मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि जो हमने पढ़ा कि एनसीवीटी जो आपके सिलेबस में है, जो सर्वोच्च संस्था है, सरकार ने निर्णय लिया कि भाई जब आप स्किल डेवलप कर रहे हो तो भी उससे एम्प्लॉयबिलिटी आ रही है, नौकरी मिलेगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा हुई। और जब आप किसी को व्यावसायिक शिक्षा ही दे रहे हो इसका मतलब आप स्किल डेवलप कर रहे हो उसका। भाई अगर आप किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा लेते हो, कोई ब्यूटी पार्लर अगर ओपन कर लेता है तो आपने उसके अंदर एक स्किल लाया, और स्किल के साथ साथ आपने उसको एम्प्लॉयबिलिटी भी लाई उसके अंदर, तो वो एक व्यावसायिक शिक्षा भी हुई, वो कौशल आधारित शिक्षा भी हुई। तो दो अलग अलग संस्थाएं क्यों होंगी, इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको नोट करके याद रखेंगे कि 5 दिसंबर 2018, 5 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने जो एनसीवीटी है और जो आपका एनएसडीए है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको मिला करके वर्तमान में एनसीवीटीई कर दिया है, ठीक है, एनसीवीटीई कर दिया है 5 दिसंबर 2018 से। मतलब अब कोई एनएसडीए अलग से नहीं होगा और एनसीवीटी अलग से नहीं होगा, एनसीवीटीई होगा। वही सेम चीज है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। पहले ये एनसीवीटी था, अब एनसीवीटीई हो गया है, ठीक है ना, एनसीवीटीई हो गया। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से ये व्यावसायिक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक, याद भी होते चलना चाहिए कि उसको अपने को बाद में दोबारा उतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझ आया गौरव कि नहीं आया? कुछ ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे? हाँ, अरे पगला, कहना होता है कह देता हूं। देखो
देखो ये आपका व्यावसायिक शिक्षा का परिचय। अच्छा, थोड़ा सा भारत में व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा देखें, कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा देखें। तो व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा क्यों लाया गया? तो सबसे पहली बात कि व्यक्तियों में नियोजिता का विकास करने के लिए, ठीक है ना। क्यों लाया गया? कॉन्सेप्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना, नियोजिता लानी चाहिए। ठीक। दूसरा, देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ऑफ नेशन। तीसरा, कौशल विकास के लिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए। चौथा, देश के आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना, फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्यों लाएगा? कॉन्सेप्ट क्या है व्यावसायिक शिक्षा का? तो भाई पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी आ जाए। जब एम्प्लॉयबिलिटी आएगा तो देश की औद्योगिक आवश्यकताएं भी पूर्ति होंगी। ठीक। जब देश की औद्योगिक आवश्यकताएं पूर्ति होंगी तो आर्थिक विकास भी होगा। ठीक। आर्थिक विकास साथ साथ कौशल विकास भी होगा। पांचवा, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे। किसके ऊपर निर्भर रहे? अपने ऊपर, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये लाइन को तो आप हर जगह डाल देना। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है, इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई जब स्किल रहेगा आपके अंदर में, बोधा टाइप पड़े रहोगे, कोई पूछेगा नहीं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर स्किल है आपके अंदर में, मान लो, ठीक है, ब्यूटिशियन का कोर्स करके बैठे हो, तो कहीं और जाने की जरूरत थोड़ी है भाई थ्रेडिंग वेडिंग बनवाने की, है, खुद ही कर लेना। नहीं आता है, खुद ही ऐसे खींच लेते। अच्छा, नहीं बनता किसी का ऐसे? ओ, अच्छा। तो ये मैं ठीक लिखा हूं ना? बात है, जीवन गुणवत्ता में सुधार आता है ना? खुश हो गई एकदम, मेरे से पूछे आज। ठीक है, क्या बोलिए? हाँ, ठीक है, मात्रा उतरा नहीं देखा, मात्रा उतरा नहीं देखा करो रे, मेरा ज्ञान देखा करो, ज्ञान, ठीक है ना। शब्दों को और ज्ञान को प्रसारित होने की मात्रा की आवश्यकता नहीं, वो तुम ध्यान रखो, ठीक है। पूछिए। नहीं। हाँ हाँ, नहीं देखो ऐसा है कि बहुत नहीं, अगर इसको आराम से लिखूंगा ना तो भाई रच रच के लिखूंगा तो लिखाएगा। लेकिन अब मैं क्यों लिखता हूँ मालूम है? कि आप लोग मेरे साथ, मतलब जैसे अभी मैं बोल के लिखवाऊंगा स्पीड हो जाएगी ज्यादा। मैं देखता हूँ जैसे बोल के, वो तो आप लोग को कहाँ राहत होता होगा मन में मालूम है। ठीक ठीक, अभी हिंदी बोले तो अंग्रेजी बोलेंगे तो सुस्ता लेंगे, और मान लो एक ही भाषा में अगर शुरू रहता तो प्राण निकल जाते तुम लोग। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये महिला जो है एक ठो यहाँ पर बिलासपुर वाले बच्चों, ये बोल रही थी सर आप एक बार लिखते हो तो दोबारा उसको पढ़ लेते हो क्या खुद से? मतलब देखो ताना मार रहे हैं लोग। तो ये व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा है, ठीक है ना। अब भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विकास देखें, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो देखें बेटा, कोई भी चीज है हमारे देश में उसकी जड़ें ब्रिटिश कालीन। सबसे पहले 1854
1854 में जो चार्ल्स वुड था, चार्ल्स वुड ने डिस्पैच दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है चार्ल्स वुड का डिस्पैच, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? चार्ल्स वुड 1854 में चार्ल्स वुड ने डिस्पैच प्रस्तुत किया, ठीक है ना, एक पत्र भेजा था, डिस्पैच किया था, डिस्पैच मतलब भेजना, प्रेषित करना, तो उसने एक पूरा रिपोर्ट जो है वो भेजा था बना करके, उसी को चार्ल्स वुड का डिस्पैच कहते हैं। तो चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच प्रस्तुत किया, इसमें सबसे पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया, ठीक है। The Woods Dispatch was the first report which focused on need of vocational education. व्यावसायिक शिक्षा पर इसने बल दिया, और खास बात यह है कि इसने व्यावसायिक शिक्षा के लिए आपका औद्योगिक स्कूल, इंडस्ट्रियल स्कूल, औद्योगिक स्कूल की स्थापना की वकालत की थी, ठीक है। 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच, it was the first which focused on the vocational education, and this dispatch suggested for establishment of industrial school, ठीक है। इसमें भारत में पहली बार ऐसा कहा गया कि व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए, औद्योगिक स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए जहां पर शिक्षा दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसने जो सिफारिश दी उस पर विचार करने के लिए भारत में फिर 1882 1882 आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, हंटर आयोग की स्थापना हुई, पढ़े क्या, हंटर कमीशन शिक्षा संबंधित, ठीक है। हंटर आयोग की स्थापना हुई 1882 में, ठीक है, हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने, इसने भी व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की, ठीक है। दिस कमीशन हैड आल्सो एडवोकेटेड फॉर वोकेशनल एजुकेशन, और इसने कहा, इस आयोग के अनुसार, इनके अनुसार जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन किसको बोलते हैं अपन, 9th 10th 11th 12th हायर सेकेंडरी हो जाता है, जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा उसको दो प्रकार से बांटना चाहिए। 9th 10th की जो पढ़ाई होगी वो दो प्रकार से होनी चाहिए, एक जो विश्वविद्यालय या कॉलेज या महाविद्यालय की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हो, है ना। हंटर कमीशन हैड bifurcated the education in two categories. First, the secondary education for university and colleges. भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? भाई 9वीं 10वीं में आप वो पढ़ाई करो जिसके बाद आप कॉलेज जा सकते हो, 11वीं 12वीं पढ़ के कॉलेज, उस समय 11वीं 12वीं में हो जाता था कॉलेज, तो 11वीं 12वीं में मतलब आप कॉलेज जा सको, यूनिवर्सिटी में जा सको, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। यूपी में भी क्लास 11 से इंटर कॉलेज होता है, वहां पर इंटर कॉलेज बोला जाता है। यूपी में आज भी 10वीं के बाद से कॉलेज है, मतलब 11वीं से कॉलेज है। बिहार में 10वीं के बाद से 11वीं से आपका कॉलेज होता है, यूपी बिहार में, ठीक। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे आपने 9वीं 10वीं पढ़ा, ठीक है, तो 9वीं 10वीं पढ़े तभी तो आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे, कॉलेज गए, तो एक वो पढ़ाई होनी चाहिए, और दूसरा एक ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसको करने के बाद रोजगार मिल सके, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, इन्होंने कहा। और यही एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन क्या है, आपका व्यावसायिक शिक्षा है। इस तरीके से हंटर कमीशन ने भी आपका व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की। नहीं आ रहा समझ में? तो जरूरत उन्हीं को तो था, इंडस्ट्रीज वगैरह उन्हीं के तो थे, तो जो कर रहे थे वो हमारे लिए करें चाहे अपने लिए करें, नौकरी तो मिलेगा ही, हमको उससे मतलब नहीं है ना। अंग्रेज तो कुछ भी हमारे लिए नहीं किए, लेकिन जो अंग्रेज करके गए उस चीज को देखो, तो अगर हम गुलाम नहीं होते तो हमारा कभी विकास नहीं होता, हम आज भी हो सकता है राजतंत्र में जी रहे होते। तो कहीं ना कहीं प्रॉज है तो कौन सी है।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत भगवान ने दिया खर्चा हो जाए, ठीक है। तो ये 1882, कौन? हाँ, होती है ना, मैं कहा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, दुनिया हारी बैठी है। हम किस खेत की मूली है माता। तो देखो, ये आपका 1882 में आपका हंटर कमीशन आया, ठीक, इसने, इसके बाद सीधा अगर हम चले तो देखें 1936, वर्ष 1936, 1936 में वुड और एबोट आयोग बना, ठीक है। चार्ल्स वुड का वुड है ना, WOD, वुड एंड एबॉट, ABOTT, इस कंपनी का मेडिसिन आता है आज, एबॉट कंपनी। तो वुड एंड एबॉट कमीशन 1936 में बना। और याद रखें कि 1936 में वुड और एबॉट कमीशन जो बना, इसका व्यवसायिक शिक्षा को व्यवस्थित करने में सर्वोच्च योगदान है, ठीक है। दिस कमीशन हैड द वाइटल कंट्रीब्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वोकेशनल एजुकेशन, मतलब व्यवसायिक शिक्षा को किस तरीके से दिया जाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे दिया जाए, उसके पीछे इसका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे महत्वपूर्ण आयोग यही है। सीधे आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि व्यवसायिक शिक्षा में वुड एवं एबॉट आयोग के योगदान को लिखिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, वुड एंड एबॉट कमीशन बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन 1936 बाय द ब्रिटिशर्स ऑन वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा पर इसको रखा गया ताकि ये व्यवस्थित कैसे हो, व्यवसायिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए ये कार्य कर सके। तो इसकी कुछ सिफारिशें थी, वुड एवं एबॉट कमीशन जो था, इसकी कुछ सिफारिशें थी, ठीक है। सम सजेशंस हैड बीन गिवन बाय द वुड एंड एबॉट कमीशन। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें की, कुछ सुझाव दिए, जैसे देखें बेटा, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक क्षेत्रों के मांग के आधार पर दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक क्षेत्रों के व्यावसायिक मांगों के आधार पर दिया जाना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ वोकेशनल एरिया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको समझिए बेटा। पहले जैसे मान लो ये आपका छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र की कुछ मांगे होंगी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संसाधन मिलते हैं, और अलग अलग संसाधन मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तेंदू पत्ता है भाई, तो तेंदू पत्ता है तो उस प्रकार का व्यवसाय सिखाया जाए, बीड़ी बनाना, कुटीर उद्योग में आता है ना, लघु कुटीर उद्योग में। तो इनका कहने का ये था कि आप ऐसी, भाई व्यवसायिक शिक्षा क्या है, जो आपको रोजगार दिला सके, तो आप ऐसी व्यवसायिक शिक्षा दीजिए जो उस व्यवसायिक क्षेत्र की मांग हो। नहीं समझे मेरी बात? भाई कोई सी शोर में रह रहा है तो उसको मछली पकड़ना सिखाओ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में, लेह लद्दाख में रह रहा है तो वहां पर आपका पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ऊन तो लद्दाख से आता है, बनता कहां पर है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। पश्मीना एक्चुअली भेड़ है जिसका वो निकाला जाता है, स्किन ड्राई किया जाता है और उसको फिर बनाया जाता है। तो निकाला जाता है ऊन को आपका लद्दाख में, और ला करके बनाया जाता है आपका जम्मू में, ये चीज। तो जैसे डिमांड उस प्रकार की क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए, उस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि जल्द से जल्द रोजगार मिले। पहला लाइन समझिए क्या था। दूसरी चीज है, व्यावसायिक शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा का मानक विज्ञान के समतुल्य हो। द स्टैंडर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन
मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द साइंस। तो दो मायने में, पहली बात अगर आप क्वेश्चन तो इसकी महत्ता या इसको उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना समाज में विज्ञान विषय को मिलता है। ये 1936 की बात हम कर, साइंस लेकर के कोई पढ़ ले रहा मतलब बहुत बड़ा आदमी है वो, मेरी बात समझ रहे हैं, साइंस से पढ़ ले रहा है तो बहुत बड़ा मतलब ज्ञानवान व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। जब हम स्वतंत्र हुए तो टोटल 13% तो लिटरेसी थी, 13%, समझ में आया। उसमें से भी 1.67% साइंस होल्डर थे, 1.67, मतलब सोचो कि साइंस से पढ़ना कितनी बड़ी बात होती। तो उस समय के हिसाब से इन्होंने कहा कि मानक जो है उसका जो स्टैंडर्ड तय किया जाएगा, स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो साइंस सब्जेक्ट का हो, मतलब समाज में भी वही मान्यता मिलनी चाहिए, इसके सिलेबस भी उसी तरीके से डिजाइन होना चाहिए, समझ में आया। तो ये अच्छा देखें, तो व्यावसायिक शिक्षा का मानक विज्ञान के समतुल्य होना चाहिए। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र व्यावसायिक स्थान में स्थापित होने चाहिए। The vocational education centers must be established at industrial areas. व्यावसायिक स्थान या औद्योगिक केंद्र ऐसा लिख ले। इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षण संस्थान होंगे, व्यावसायिक शिक्षा देने वाले जो संस्थान होंगे वो औद्योगिक केंद्रों या व्यावसायिक केंद्रों में व्यावसायिक स्थान पर स्थापित होने चाहिए। भाई जैसे आपको व्यावसायिक शिक्षा देनी है तो आप वहां पर दें जहां पर उस व्यवसाय से संबंधित केंद्र है, मतलब व्यावसायिक संस्थान है, औद्योगिक केंद्र है। भाई सिलतरा में तो ले जाकर के आप, तो जो उसको देख करके बच्चा सीखेगा, शिक्षक भी जानेंगे कि भाई यहाँ की नीड क्या है, समझ है ना, इसलिए स्थापित होने चाहिए। नहीं लिखूं क्या मैं, बस बोलते जाऊं है, क्योंकि लिख कर कोई मतलब नहीं होता। जैसे कल पढ़ा तो अभी नहीं मजा आ रहा, चलो ठीक, तुम लोग को सब में अच्छा है। अगला चीज देखो इसमें, तो ये तो समझ में आया कि व्यावसायिक शिक्षा केंद्र कहां पर होना चाहिए आपका। और एक इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा होगी इसको दो स्कूल्स में बांट दिया जाएगा। इसके लिए दो प्रकार के स्कूल बनेंगे। एक बनेगा आपका जूनियर स्कूल, ठीक है, जूनियर स्कूल, और एक बनेगा आपका सीनियर स्कूल। व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, एक जूनियर स्कूल और एक सीनियर स्कूल। जूनियर स्कूल 6 to 8 और सीनियर स्कूल 9 और 10, सॉरी 6 to 8 नहीं, 8 to 10th, और सीनियर स्कूल आपका 11th and 12th, ठीक है। जूनियर स्कूल 8वीं 9वीं 10वीं और सीनियर स्कूल 11वीं 12वीं। तो नाम से स्पष्ट है, जूनियर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का कोर्स कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का, 8वीं 9वीं 10वीं, और यहां पर कितना होगा आपका 2 वर्ष का, ठीक। व्यावसायिक शिक्षा जूनियर स्कूल में 3 वर्ष का और सीनियर स्कूल में आपका 2 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी। इसके बाद इन्होंने अगली और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश ये की कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा अन्य शिक्षा की पूरक होनी चाहिए, ठीक है। द वोकेशनल एजुकेशन मस्ट बी सप्लीमेंट्री टू अदर एजुकेशन। नहीं नहीं पल्ले पड़ा ऐसे बोले थे। क्या बोले, मैं ये कह रहा हूं कि व्यावसायिक शिक्षा अन्य शिक्षा की पूरक होनी चाहिए। पूरक मतलब जो पूरा करे, मतलब इनका कहना यह था कि अगर आप 10th कर रहे हो तो कर लो 10th, लेकिन 10th पूरा तब माना जाएगा जब आपके पास कोई एम्प्लॉयबिलिटी हो, कोई स्किल आप सीखे हो,
10th किए प्लस ITI कर लिए, सही बात, व्यवसायिक शिक्षा। समझ आई मेरी बात? मतलब जब तक आप वो नहीं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है वर्तमान में? रोजगार, और रोजगार 10वीं पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन ITI कर लिए तो कहीं ना कहीं आप काम करने ही लगोगे। तो इन्होंने यही कहा कि व्यवसायिक शिक्षा अन्य शिक्षा की पूरक होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री टू अदर एजुकेशन। तो ये जो है आपका व्यवसायिक शिक्षा की पूरक होनी चाहिए। समझ में आया? ये वुड एंड एबॉट का सिफारिश था। इसके बाद इधर मिटाओ, इसके बाद देखो 1937 कौन सा पॉइंट चल रहा था? थर्ड था, फोर्थ लिखना है। तो अब इसमें देखें 1937 महात्मा गांधी जी, ठीक है, वर्धा योजना शिक्षा की, वर्धा स्कीम। और ये वर्धा योजना एक्चुअली क्या था? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि मैनुअल, ऐसे लिखना है इसको ना, मैनुअल एवं उत्पादन आधारित कार्यों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए या परीक्षा में शामिल करना चाहिए। मैनुअल एवं उत्पादन आधारित कार्यों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए, ठीक है। द वर्क बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड मैनुअल मस्ट बी एडेड विथ द एजुकेशन। शिक्षा आधारित कार्यों में शामिल करना चाहिए। अच्छा, मैनुअल किसको बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी है ना, मैनुअल मतलब अपन व्यक्तिगत बोलते हैं, है ना। तो मैनुअल यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है। मैनुअल कार्यों, वही जैसे बताया है, सैलून हो गया आपका, हेयर कटिंग हो गया, है ना, आपका ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब क्या मैनुअल वर्क है, ठीक है, जो आदमी करता है उसको करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा उत्पादन, जैसे कृषि हो गया, समझ बात, फूलों का उत्पादन हो गया, इन सारी चीजों को भी किस में शामिल करना चाहिए? शिक्षा में। आज आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, है, हार्टिकल्चर पढ़ते हो, इन सारी चीजों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। दिस वाज द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा योजना। समझ में आया? और इस स्कीम को फिर 1938 में वुड एवं एबॉट तथा वर्धा योजना को शामिल कर लिया गया। मतलब इन दोनों बातों को मान लिया था उस समय की तत्कालीन सरकार, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ वुड एंड एबॉट कमीशन एंड वर्धा स्कीम वाज अडॉप्टेड बाय द देन गवर्नमेंट। उस समय की सरकार के द्वारा उसको अपना लिया गया, शिक्षा में शामिल कर लिया गया। एंड दिस इज हाउ द वोकेशनल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। और इस तरीके से भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अच्छा, आप देखें बेटे अगली चीज, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो ईयर देखें आप 1964। स्वतंत्रता के बाद 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, याद आ रहा है? कोठारी आयोग ने भारत में पहली बार व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही। पोस्ट इंडिपेंडेंस द कोठारी कमीशन was the first to suggest the vocational education in India. स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश करने वाला पहला आयोग कोठारी आयोग है। मेरी बात समझ रहे हैं? 1964 में पहली बार कोठारी आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि भारत में रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो जिससे रोजगार प्राप्त हो। इस तरीके से उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात कही। इसके बाद छठवां 1968 प्रथम शिक्षा नीति, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। प्रथम शिक्षा नीति में स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। 1968 द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल were proposed
वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल वेयर प्रपोज्ड, मतलब व्यवसायिक शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा गया। समझ में आया? प्रथम शिक्षा नीति स्कूल स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने का प्रस्ताव इसमें लाया गया, प्रपोज किया गया कि भाई व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए हमारे देश में। ठीक, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद से 1986 में सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, और 1986 में यहां तो प्रस्ताव लाया गया था द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारत में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पहले दे नहीं रहे थे, दे रहे थे, बट ऑफिशियली द वोकेशनल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो आपका व्यवसायिक शिक्षा है औपचारिक रूप से दिए जाने की घोषणा कर दी गई कि अब भारत में व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। एक बात तो ये हुई कि औपचारिक रूप से दिए जाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि जो +2 के 25% विद्यार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टारगेटेड टू प्रोवाइड 25% स्टूडेंट ऑफ +2 मतलब 11वीं 12वीं के +2 विथ वोकेशनल एजुकेशन। मतलब दूसरी शिक्षा नीति जो थी इसमें लक्ष्य रखा गया कि +2 के 25% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, और इसमें यह भी कहा गया कि जो व्यवसायिक शिक्षा होगी, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा वह अकादमिक शिक्षा से अलग होगी। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन। व्यवसायिक शिक्षा सामान्य अकादमिक शिक्षा से अलग होगी, पृथक होगी। मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए 8वीं पास है, 8वीं के बाद से अगर आप आईटीआई के ट्रेड में चले गए, आईटीआई कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आप 9वीं 10वीं कहला जाएंगे, 10वीं हो गया आपका, ऐसा नहीं। इधर आपको फिर आकर के वापस करना पड़ेगा, या 10वीं के बाद जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा 11वीं 12वीं में कंसीडर हो जाएगा, आपको फिर आकर के वापस से 11वीं 12वीं। एकेडमिक अलग होगा, ये अलग होगा, क्योंकि याद करें एबॉट ने क्या कहा था, एकेडमिक्स भी जरूरी है और वोकेशनलिज्म भी जरूरी है ना, इस तरीके से। 1986 आया समझ में? ये इसकी शुरुआत हुई और स्कूली शिक्षा स्कूल स्तर पर वोकेशनल एजुकेशन की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। और 2020 देखें, 2020 के एनईपी में क्या किया गया है, उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी बल दिया गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। सब यहीं से बता रहा हूं ना, वो भी बता रहा हूं। ये समझ में आया? इस तरीके से भारत में व्यवसायिक शिक्षा आई। ठीक है, अब देखें बेटे थोड़ा सा, देखो व्यवसायिक शिक्षा के स्तर, लेवल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक, तो याद रखें बेटा एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने व्यवसायिक शिक्षा के 3 स्तर बनाए हैं। एनसीईआरटी ने 1976 में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 3 लेवल्स बनाए।
कितने लेवल्स बनाए? ठीक है, 3 लेवल्स बनाए। एक है आपका क्लास 1 to 8, ठीक है, क्लास 1 to 8। दूसरा है 9th 10th, और तीसरा है आपका 11th 12th। मतलब सीबीएसई में क्लास 1 से ही चल रहा है सारी चीजें, व्यवसायिक शिक्षा 12th तक चलेगा, नाम अलग अलग रखा है। क्लास 1 to 8 को कार्य आधारित, ठीक, या आप ये ज्यादा सुनते होंगे SUPW, एक सब्जेक्ट होता है सीबीएसई में, अगर आप पढ़ रहे हो तो SUPW है ना, सोशल यूटिलिटी प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, सोशल यूटिलिटी प्रोजेक्ट वर्क, मतलब समाज की उपयोगिता या समाज के लिए उपयोगी कार्य, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या सिखाया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, जो समाज में आपके लिए उपयोगी है ना, वो तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती है, ठीक। 9th 10th इसको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्री वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं 9th 10th। कंप्यूटर चलाना वालाना यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है ना, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, प्री वोकेशनल एजुकेशन। और 11 12th जो होगा आपका व्यावसायिक शिक्षा होगा, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन होगा, ठीक, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको समाज में कौन कौन से काम होते हैं वो बताया जाएगा। जब आप यहाँ पर काम सीख गए तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, मतलब पूर्व व्यवसाय में जाने के पहले की शिक्षा, कंप्यूटर से आप जागरूक हो जाए, डिजिटली थोड़ा सा लिटरेट हो जाए, उसके बाद फिर आपको क्या दिया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा, मतलब किसी एक चीज में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये व्यावसायिक शिक्षा के स्तर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मेंशन दिस लेवल्स ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन इन 1976, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है, और थर्ड होता है वोकेशनल एजुकेशन। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपका व्यावसायिक शिक्षा के स्तर होते हैं। ठीक, देख, व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान किया जाना, या संस्था जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है वो, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफर, इंस्टीट्यूशन ऑफर्स द वोकेशनल एजुकेशन, मतलब वो संस्थाएं जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें एक खास है आपका ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है, ठीक। एक है आपका स्कूल, सुने होंगे आप, मल्टीपर्पज स्कूल सुने, बहुउद्देशीय, शासकीय बहुउद्देशीय विद्यालय, मल्टीपर्पज, सुने ही नहीं? नहीं नहीं, महादेव यूनिवर्सिटी, कुछ लोग पढ़े भी होंगे बहुउद्देशीय स्कूल, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। मल्टीपर्पज का मतलब होता है नॉट ओनली एजुकेशन, है ना, केवल शिक्षा नहीं, हर प्रकार की चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक। तो ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं, ITI और आपका मल्टीपर्पज स्कूल्स, ठीक है। अब देखो, तो ये संस्थाएं जो है प्रदान करती हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले ITI के बारे में जानते हैं, मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में उनको जानने की जरूरत नहीं है, ITI हमारे सिलेबस में है, उसको जानना है, तो मैं यहीं पर आपको ITI के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ITI, ठीक, इंडस्ट्रियल
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, देखो सबसे पहले परिचय लिखते हैं। ठीक, याद रखें कि ITI व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक स्कूल है। ठीक है, ITIs are the very vital industrial schools which provides the vocational education। व्यवसायिक शिक्षा देने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक स्कूल है। ठीक है, यह उत्तर माध्यमिक, उच्चतर नहीं बोल रहा मैं, उत्तर माध्यमिक स्तर के होते हैं। ठीक है, these are the status of पोस्ट इंटरमीडिएट या पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, ऐसा। ठीक है ना, पोस्ट सेकेंडरी। पोस्ट सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी बोले तो 9th 10th के बाद वाला जो एजुकेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, ITI हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये उत्तर माध्यमिक स्तर होते हैं। ITI की स्थापना, ITI की स्थापना वर्ष 1950 में, 1950 में CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत की गई। ITIs were established in the year 1950 under the CTS scheme, Craftsman Training Scheme, शिल्पीकार प्रशिक्षण योजना 1950, शिल्पीकार प्रशिक्षण योजना, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्पीकार प्रशिक्षण योजना, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, ITI की स्थापना वर्ष 1950 में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत की गई। अच्छा, जैसे क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पीकार, है ना, मतलब जिसको कुछ ना कोई आर्ट आता हो, स्किल हो जिसके अंदर में, वो प्रशिक्षण देने की योजना थी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। इस योजना को शुरू करने वाला डिपार्टमेंट वही था जो शुरू में आपको बताया मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऐसा। उसके द्वारा 1950 में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम चलाया गया। और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम मतलब ट्रेनिंग देना है क्राफ्ट्समैन बनाने के लिए, मतलब आपके अंदर कोई ना कोई स्किल आ जाए। तो जब ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, उसके लिए ITI की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। में तो आपका क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। याद रखें, ITI NCVT से मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, ITIs आर एफिलिएटेड विथ NCVT, NCVT से संबद्ध होंगे। ठीक, NCVT से संबद्ध होंगे। ठीक है, देखिए ITI वर्तमान में, अब बोलते वही है, ई आ जाएगा उसमें लिखना, लेकिन NCVT ही लिखना, आपके सिलेबस में NCVT ही दिया हुआ। ठीक है ना, हालांकि 2019 का सिलेबस है आपका, तो भी वही। ठीक है, तो ITI NCVT से मान्यता प्राप्त होते हैं। वर्तमान में कुल ITI की संख्या 15,697 है। ठीक है, एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ITIs आर 15,697, 15,697 है, जिसमें गवर्नमेंट 3,000, ठीक है, और प्राइवेट आपका
12,697। गवर्नमेंट 3,000 है, लगभग लगभग डाल देना है ना, ठीक। वैसे 2732 है, मोटा मोटा 3,000 के लगभग ऐसा डाल दो, ठीक है। और ये 12,000 से अधिक प्राइवेट है। अब देखो बेटा, जो गवर्नमेंट होते हैं उनको आईटीआई बोलते हैं, और जो प्राइवेट होते हैं उनको आईटीसी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी आईटीसी बोलते हैं मतलब हड़बड़ा नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट वाले होंगे ना, औद्योगिक स्कूल, वो आपका आईटीआई होते हैं गवर्नमेंट वाले, और जो प्राइवेट होते हैं उनको आईटीसी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और सरकारी जो होगा वो आईटीआई है, मतलब आईटीआई है मतलब सरकारी है, ठीक है। और जिसके सामने आईटीसी लिखा है मतलब वो भी आईटीआई है, बट वो प्राइवेट है। समझ में आया? याद रखिए, सर्वाधिक आईटीआई यूपी में है 3300, 3300, ठीक है। सबसे ज्यादा आईटीआई जो है आपका यूपी में है। अरे पगला, मतलब ये 15,000 में से 3300 वहां पर। मैं न गलती करता हूँ बार बार। ले भैया, ये सब आईटीआई है, ठीक है। हाँ सही बात है, कंफ्यूज हो गए फिर उधर मत बोल रहा हूँ तो। बोलते आईटीआई ही है, ओवरऑल आईटीआई जो है मोर देन 15,000 है, उसमें से 3,000 से भी ज्यादा कहां पर है आपका? यूपी में है सर्वाधिक आईटीआई। अब मैं बताने के लिए गलती कर बैठा, बता दिया कि सरकारी को आईटीआई बोलेंगे और जो निजी होंगे उनको आईटीसी बोलेंगे। कहीं सुनोगे ये तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अरे यार आईटीसी क्या होता है, इस टाइप से, है ना। कहा ले गौरव अलग, ठीक है गौरव जी, आप गौरव है, ठीक, संस्थान के। तो ये आपका सर्वाधिक आईटीआई आपका यूपी में है, ठीक। छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो लगभग 230 आईटीआई है छत्तीसगढ़ में, 230, ठीक है। 230 आईटीआई जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये होते हैं आईटीआई। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये इस तरीके से आईटीआई होता है। चलो, तो ये तो परिचय हो गया। अब आईटीआई की अवधारणा क्यों लाया गया? अब एक बात बताओ, मैं ट्रिक बताऊं आपको? बताऊं क्या? जो वोकेशनल एजुकेशन होगा उस उसको लाए जाने का जो कारण था, याद करो, अवधारणा जो बताया हूं, वही तो आईटीआई का भी होगा, है ना। रोजगार प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक विकास करना, जीवन की गुणवत्ता सुधार लाना, औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वही तो रहेगा। तो सीधा बस उसी को यहाँ पर छाप देना है। प्यारे बच्चों, प्यारे हो कि नहीं हो? लेकिन बच्चे तो नहीं, बच्चे भी हो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अवधारणा मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब छाप देना, वही वाली वोकेशनल एजुकेशन वाली अवधारणा को लिख देना है, ठीक है ना। व्यावसायिक शिक्षा में जो अवधारणा है वही आईटीआई की अवधारणा होगी। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था तो है, तो अवधारणा भी तो वही होगी। अच्छा देखो, अब आईटीआई के कार्य, ठीक है ना। आईटीआई के कार्य अगर देखें तो याद रखें, आईटीआई जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है? विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड्स, ठीक है। विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड, ट्रेड का मतलब समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? ट्रेड का मतलब क्या होगा? अलग अलग क्षेत्र में, मतलब अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग देना, ठीक है। किसी को प्लम्बर बना दिए, ठीक है, किसी को मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, समझ लो, फिटर, ये सब का ट्रेड होता है ना। सारे ट्रेड में ट्रेनिंग देना, ठीक है। याद रखें, आईटीआई वर्तमान में 168 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करती है,
ठीक है, 168 ट्रेड्स है, ठीक है। एट प्रेजेंट इन 168 ट्रेड्स ITIs आर प्रोवाइडिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है ना, ब्यूटिशियन वगैरह सब कोर्स करवाते हैं। अरे गधे, पीछे क्या पड़ गए, प्लम्बर के पीछे पड़े थे, ब्यूटिशियन के पीछे? तो तुम लोग को पता तो रहे ये सब भी सिखाया जाता है ITI में, है? ठीक, वहीं से पढ़ के नहीं आगे ITI पर लड़ंकी है, है? अच्छा, ITI में PSC कोचिंग नहीं कराते? अरे एम्प्लॉयबिलिटी तो इससे भी आएगी। चलो आओ देखो, ठीक है, विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा, प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है ना, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन आफ्टर द ट्रेनिंग। और ये जो प्रशिक्षण के उपरांत जो आयोजन किया जाता है उसको AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, परीक्षा ले लिए, पढ़ा दिए, परीक्षा ले लिए, तो क्या देंगे? हाँ, परिणाम, है ना, प्रमाण पत्र। तो याद रखें, छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करना जो NCVT द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स टू द ट्रेडर्स which is issued by NCVT। NCVT जो प्रमाण पत्र जारी करेगी उसे प्रदान करना, और इसे कहा जाता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। देखें, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं। तो जिस ट्रेड में आपने किया उस ट्रेड का आपको मिल जाएगा। प्रमाणित किया जाता है कि फलाना ढेकाना ढमकाना जो है फिटर ट्रेड में योग्य पाए गए, मतलब 6 महीने का, 1 साल 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किए, और क्या बोल रही? तो फिटर अच्छा ट्रेड माना जाता है, बहुत सुपर ट्रेड होता है, जल्दी मिलता नहीं गवर्नमेंट को। और फिटर से बहुत सारी नौकरियां, रेलवे वगैरह में बहुत सारी नौकरी, ठीक। एक तो वो भी आता है ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये सब भी ट्रेड होते हैं जो रेलवे में बहुत, डीजल मैकेनिक मानता है रेलवे। हाँ, जो एक असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट नहीं करता, ड्राइवर, बहुत हाईली डिमांड रहता है। ITI करते छे रेलवे वालों के जो लड़के बच्चे होंगे, है, उसमें ITI कंपलसरी है, लोको पायलट किसी भी ट्रेड में होना चाहिए, लेकिन डीजल मैकेनिक वगैरह ज्यादा मांगता है। तो ये इस तरीके से। इसके अलावा देखें कि जो ITI है वो आपका 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। ITIs आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर मिनिमम 6 months टू मैक्सिमम 2 years। न्यूनतम 6 माह से लेकर के अधिकतम 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण जो है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, ठीक है ना। 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, जब ब्यूटिशियन का कोर्स कराएंगे 6 महीने में हो जाए। मर्ज कर दिया ना अब तो, पागल गधी, हाँ, अपडेट करो ठीक। 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चालू किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको अब क्या कर दिया, मर्ज कर दिया सारी चीज, तभी तो, नहीं तो पहले कहा 30 चीजों में होता था बस, अब 168 हो गया, मतलब सोचो तो 5 दिसंबर के बाद, इसलिए। और इसलिए अब NCVT ना रह कर क्या होगा, NCVT E हो जाएगा,
तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखे। अगला, औद्योगिक आवश्यकता के लिए श्रम बल तैयार करती है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग लेबर फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, प्रोड्यूसिंग लेबर फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, औद्योगिक आवश्यकता के लिए श्रम बल तैयार करना, ये आईटीआई का कार्य हो जाए। ठीक है, तो ये आईटीआई में आपको इतना याद रखना था कि आईटीआई क्या है, कैसे कार्य करता है। इसका थोड़ा सा अगर हम प्रशासन और नियंत्रण देख लें तो ठीक, प्रशासन एवं नियंत्रण, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सबसे ऊपर। इसके नीचे आ जाएगा आपका डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, डीजीटीई। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक, ये हो जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा आपका एनसीवीटी। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और अब आ गया है यहाँ पर एनसीवीटी। ठीक है, एनसीवीटी जो है एनसीवीटी है। और इसके नीचे आता है आपका आईआईटी। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा आईआईटी, ये सॉरी आईटीआई, सॉरी आईआईटी लिख दिया था ना। तो ये इस तरीके से इसका प्रशासन एवं नियंत्रण होता है। ठीक है, अब देखो इसी में एक चीज जो सामने आ रही है वो है आपका, एक तो प्रदान करने वाली संस्था आईटीआई हो गई, और दूसरा जो नियंत्रण रखने वाली संस्था है वो कौन सी, आपका एनसीवीटी। तो थोड़ा एनसीवीटी के बारे में जानते हैं। एनसीवीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वीटी ही पढ़ेंगे अपन क्योंकि सिलेबस में वही है ना, और लिखने के दौरान हम बताएंगे कि अब वीटी जो है वीटीई हो गया है। ठीक है, देख सबसे पहले इसका परिचय देख, तो याद रखें एनसीवीटी व्यावसायिक शिक्षा की सर्वोच्च विनियामक संस्था है। ठीक है, एनसीवीटी is an apex regulatory body for vocational education in India. NCVT is an apex regulatory body for vocational education in India. भारत में व्यावसायिक शिक्षा की सर्वोच्च विनियामक संस्था है। जैसे एकेडमिक में यूजीसी देख रहे थे, टेक्निकल में अपना क्या देख रहे थे, एआईसीटी, वैसी वोकेशनल में एनसीवीटी है। ठीक, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट दिल्ली। ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। यह कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, इट इज फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। याद रखें, हाल ही में, या ऐसा लिख लें अपन सीधा, 5 दिसंबर 2018 को एनसीवीटी एवं एनएसडीए का विलय कर एनसीवीटीई कर दिया गया है। ठीक है, 5 दिसंबर 2018 को, on 5th of December 2018, NCVT and NSDA amalgamated, merged, and now the NCVT becomes
NCVTE, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बन गई। ठीक, कार्य देखें। कार्य नंबर 1, व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार, ठीक, प्रसार एवं उत्थान के लिए कार्य करना। ठीक है, फंक्शनिंग फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। प्रसार मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मास को बढ़ाना, और उत्थान मतलब उसको डेवलप करना, नई नई शिक्षा को उसमें शामिल करते जाना। ठीक है, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करना। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करना, रेगुलेटिंग द वोकेशनल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक, तीसरा ITI को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, गिविंग एक्रेडिटेशन टू द ITI को मान्यता प्रदान करना। चौथा, ITI को मान्यता प्रदान करना। चौथा, NTC प्रदान करना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान करना, है ना, रिजल्ट तो वहीं से आता है। जैसे आप पढ़ो किसी भी स्कूल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आएगा, है ना, तो वो ठीक उसी तरीके से। तो NTC प्रदान करना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके अलावा यह एक सलाहकारी निकाय है जो सरकार को रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सलाह देती है। इट इज एडवाइजरी बॉडी। यह एक सलाहकारी निकाय है, हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लें। यह एक सलाहकारी निकाय है जो सरकार को रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सलाह देती है। ठीक है, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी which provides advice to the government for betterment of employment oriented education। ठीक है, ये आपका NCVT है। समझ में आया? NCVT क्या है, कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है और इसका कार्य। ठीक, NCVT की अवधारणा बोलेगा तो यही होगा बेटा, है ना, जो कार्य है वही उसकी अवधारणा होगी। ठीक है, अब साइड हेडिंग डालें। व्यावसायिक शिक्षा हम पढ़ रहे थे, अब साइड हेडिंग डालेंगे व्यावसायिक शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, चैलेंजेस बिफोर वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहली वित्तीय चुनौती, फाइनेंशियल चैलेंजेस, आर्थिक चुनौती हो गई। दूसरा सामाजिक चुनौती,